जी गुप्ता का आप स्वागत सम्मान करें। मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती सरोज मान सिंह जी शोराण एवं डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी, आप भी पधारें और श्रीमती रमा चोपड़ा जी का आप स्वागत सम्मान करें। श्रीमती रमा जी चोपड़ा, जिला प्रमुख जयपुर, इनके स्वागत के लिए श्रीमती सरोज मान सिंह जी शोराण, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झुंझुनू, तथा दाना शिवम अस्पताल की निदेशक डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी, आप आएँ और श्रीमती रमा चोपड़ा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अशोक जी कुमावत और पूरण जी चौधरी। डॉक्टर अशोक जी कुमावत एवं पूरण जी चौधरी, आप मंच पर पधारें और श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना का आप स्वागत करें, सम्मान करें। सुरेंद्र जी अवाना प्रथम गोपालन रत्न अवार्डी। मैं उत्तराखंड से हमारे मध्य पधारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल से आग्रह करूंगा। श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल, आप पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान राजेंद्र जी अठवाल। बोलो भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठा के बोलें तो जरा आनंद आए। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आज राजस्थान की इस पावन धरती जयपुर में एक इतिहास के रूप में आज का दिन दर्ज होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो इस गौ महाकुंभ के आयोजकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस सोच के साथ इसको ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री नवरंग जी, प्रथम गौपालन रत्न अवार्डी श्रीमान सुरेंद्र अवाना जी, यहाँ उपस्थित मंच पर अन्य महान भाव, मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित संतगण, गौपालक एवं समाजसेवी भाई और बहनों, ये विचार जिन लोगों के मन में आया, निश्चित रूप से एक पवित्र विचार है और आज जिस तरह से
हमारी गौ माता की, गौवंश की जो दुर्दशा है, उसके लिए हमारा सनातनी समाज ही जिम्मेदार है। और उसके देखते हुए आज दुनिया अर्थ की तरफ भाग रही है। जिस चीज से लाभ न होता हो, उस चीज को, चाहे वो कितनी भी उपयोगी है, कितने भी पवित्र है, उसको रखने में उसको कोई महत्व नहीं है, कोई उसको उपयोग नहीं है, तो उसको नहीं रखते। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग भी हैं। हमेशा कुछ लोगों ने ही क्रांति को जन्म दिया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 साल पहले राजकोट में भी वहां गौटेक श्रीमान वल्लभ भाई कथेरिया जी की नेतृत्व में हुआ था, वो भी एक अद्भुत था। और यहां भी जयपुर में भी ये अद्भुत होने जा रहा है। मैं इतना ही, मेरा मानना है कि ये लॉ चलती जलती रहे और ये बड़ी चिंगारी के रूप में, बृहत रूप में ये बढ़े पूरे देश में, जिससे कि गौ माता का निराश्रित न होना पड़े। और जो ये संज्ञा देते हैं लोग आवारा की, वो न सुनना पड़े। मैं कहता हूं आवारा वो लोग हैं जो इनको निराश्रित कर रहे हैं। मेरा अपने अधिकारियों, अपने साथियों से भी हमेशा निवेदन रहता है कि आवारा शब्द अपने मुंह से गौवंश के लिए नहीं निकलना चाहिए। निराश्रित कह सकते हैं क्योंकि हम ही ने उनको निराश्रित किया है। आज आवश्यकता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गौ सेवकों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जो अपना सर्वस्व निछावर करके इस कार्य में लगे हैं। अभी मैं 3 दिन पथमेड़ा गौ न्यास की तरफ से वहां का ट्रस्टी होने के नाते वहां नंदगांव में था। वहां देख के लगता है कि दुनिया में गाय बहुत खुश है। वहां यदि आप देखने जाएंगे तो पता लगेगा कि गौ माता और नंदी बाबा कितना खुश है। क्योंकि इनको खाने के लिए ही नहीं, इनको प्यार भी चाहिए। और आज दुत्कार मिल रहा है। बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ता है, मन को बड़ी वेदना होती है कि जब गौवंश सड़कों पे होता है, कोई पानी फेंकता है, कोई तेजाब फेंक देता है, कोई मार देता है, कोई भगा देता है, तो बड़ी वेदना होती है। और ये किसने की इसकी दुर्दशा? हमारे ही सनातनियों ने ही की है विशेष रूप से। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भावना से ये कार्यक्रम किया है कि इसको अर्थ से जोड़ने के लिए यहाँ पर कई स्टॉल भी लगाए हैं। जब तक इसके गौमूत्र और गोबर का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाए, क्योंकि गाय के बिना गांव नहीं और गांव के बिना अर्थव्यवस्था नहीं है। क्योंकि भारत गांव का देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही ये चलने वाला है। चाहे कितना भी नगरीय हो जाए, लेकिन जो आनंद गांव में है वो कहीं नहीं। इसलिए हमने अपने राज्य में, उत्तराखंड पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा अनुदान देता है निराश्रित गौवंश के लिए। हम 80 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश जो शरणार्थ अंगत हैं गौशालाओं में जो हैं उनको हम देते हैं। साथ में अभी एक नया जो मेरी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, गौ ग्राम सेवक, जो 5 नंदी गांव में रखेगा उसको हम 12,000 रुपए महीना देंगे। और उससे भी उपरांत एक महीना हुआ है, ऐसी योजना लाए हैं
कि 3 श्रेणियों में उसको बांटा है कि एक तो जो सरकार द्वारा संचालित गौ सदन है, उसमें 100% योगदान निर्माण के लिए। जो दूसरी एनजीओ के साथ जो हमारी निगम निकायों और उनके माध्यम से वो 40% वो लगाए और 60% हम देंगे अनुदान के रूप में। और एक ऐसा है कि जो प्राइवेट जो एनजीओ अपनी गौशाला चलाता है अपनी भवन पे, उस पर भी 40% वो लगाए और 60% सरकार अनुदान देगी, जिससे कि गौशालाओं में जो उनके विस्तार के लिए कोई समस्या न पैदा हो, इसलिए सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल हमारे सुझावों पर बखूबी से ध्यान देते हैं। इसका परिणाम है कि आज हम काफी हद तक सुधार करने में कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत काम की आवश्यकता है, लेकिन मेरा मानना है कि रास्ता यदि आपने पकड़ लिया, धीरे धीरे उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ समय की बाध्यता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और मैं साधुवाद देता हूं राजस्थान सरकार का कि उनका भी अब ध्यान इस ओर आ गया है। और मैं समझता हूं आज इसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे तो निश्चित रूप से जो गौशालाओं की, गौ सेवकों की और गौवंश की जो स्थिति है उस पर और ध्यान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं चाहूंगा कि वो राजस्थान में एक ऐसी लहर ला दें कि जो मिसाल बने और जो उत्तराखंड से भी ज्यादा अग्रणी दिखाई दे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेंद्र जी। आपने गौ संरक्षण संवर्धन की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं उस संदर्भ में भी बहुत ही सरलता से आपने विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान श्याम बिहारी जी गुप्ता, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कृपया आप भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। भारत माता की, एक बार जोर से बोल, भारत माता की। हम कहेंगे कौन हमारे सुखदाता, आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, कौन हमारे सुखदाता। हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो। हम कहेंगे किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम 2 गाय। किसान के खूंटे पर आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि जो गाओ विश्वस्य मातरः कहा गया है हमारे पुराणों में, आज इसको चरितार्थ करने के लिए राजस्थान की वीरभूमि, इस पवित्र भूमि में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कुंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक पूज्य संत बीकानेर से पधारे पूज्य स्वामी विमर्शानंद जी महाराज जी के मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परमादरणीय राजेंद्र अठवाल जी, बहन हमारी रमा चोपड़ा जी, आदरणीय श्री नवरंग जी, सुरेंद्र अवाना जी, हमारे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय जी, आदरणीय सुनील गौदास जी, हमारे अलीगढ़ के एमएलसी विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान ऋषपाल जी। आदरणीय ऋषपाल जी, भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिवादन करते हैं, क्योंकि आज जो यहाँ देखकर जा रहे हैं ये हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे यहाँ की बातों को बताएंगे। मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाइए, भाई साहब के लिए एक बार पुनः ताली बजा के अभिवादन करें।
और हमारे जो इसमें उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी, हमारे भाई बहन इसमें शामिल हैं, जरा उत्तर प्रदेश के हैं, जरा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। उत्तर प्रदेश के सभी लोग खड़े हो जाइए। एक बार जोरदार इस कार्यक्रम के अभिवादन के लिए जोरदार ताली बजाकर इस आयोजन समिति के लिए, हमारा जो आयोजन समिति है उसके लिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिवादन करते हैं। बैठ जाइए सभी लोग। मैं निवेदन कर रहा हूं, जीवन जीने के लिए पहली आवश्यकता है शुद्ध हवा, जिसको हम दिन में 24 घंटे में 21,600 बार लेते हैं। हमारे आदरणीय भरत भैया के लिए, भरत राजपुरोहित जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिवादन करते हैं। इन्हीं के कारण आज हम आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। हमारे बहुत आइकॉन है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आदरणीय भरत जी देश के लगभग 20 राज्यों में इन्होंने यात्रा की और सब राज्यों से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भरत भैया का, मेरे यहाँ गौ सेवा आयोग लखनऊ भी पधारे थे और आज उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें सबसे बड़ा प्रयास हमारे आदरणीय भरत भाई का है। जीवन जीने के लिए 24 घंटे में हमें 21,600 बार श्वास लेते हैं, 15-20 बार हमें पानी की आवश्यकता होती है और 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं। तो हमको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, इन तीनों पर संकट बढ़ रहा है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूँ या देती हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठे और हमारे पुरुष लोग बैठे हैं। कोई कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूँ? कोई कह सकता है क्या? आज देश में बढ़ता हुआ कीटनाशक दवाएं, डीएपी, यूरिया के कारण धरती जहरीली हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, मिट्टी में पाए जाने वाला किसान का मित्र कहा जाने वाला देसी केंचुआ वो खत्म हो रहा है और पेड़ लगातार कट रहे हैं, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई है, बताइए। समस्याएं अनेक, समाधान एक। और वो समाधान क्या है? वो समाधान क्या है? गाय कहां होनी चाहिए? कहां होने चाहिए? किसान के पास होने चाहिए। यदि किसान के पास, हमारा किसान, हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम किसान हैं, गर्व से कहो, जोर से बोलिए, गर्व से कहो। चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, उसका पेट कौन भरता है? किसान भरता है। इसलिए किसान की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि, गांव की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि और राज्य की समृद्धि से ही इस देश की समृद्धि है। तो किसान को राजा बनने के लिए क्या करना है और भिखारी बनने के लिए क्या करना है? यदि किसान को भिखारी बनना है तो किसान गाय छोड़े, गांव छोड़े, खेती छोड़े और शहर की तरफ जाए, तो आने वाले 50 साल में वो किसान भिखारी हो जाएगा। और किसान को यदि राजा बनना है तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान, आप बताइए, किसान खेत पर रहेंगे तो क्या बनेगा? और किसान यदि अपना खेत छोड़ के शहर में रहने लगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, उत्पादन कहां, कब ज्यादा होगा? किसान खेत पर रहेगा कि गांव में रहेगा तो ज्यादा उत्पादन होगा? खेत पर। कहां रहेगा? तो अब फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाना है। हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं, अब फार्म हाउस बनाना कैसा होगा? फार्म हाउस होगा जब किसान खेत पर रहेगा, खेत पर 4 गायें रखेगा और गाय रखेगा तो गाय का दूध पिएगा। तो हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध, बच्चे पिएंगे। और हम कहेंगे खेती कराएगा, आप कहेंगे गोबर गौमूत्र, खेती कराएगा। और हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में, परिवारजनों की थाली में। मेरे भाइयों और बहनों, 1947 के पहले अंग्रेजों को भगाना एक बड़ा राष्ट्र धर्म था, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। 1857 के पहले मुगलों को इस देश से भगाना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसके पहले दुनिया के लुटेरे हमारे देश को लूटने आए। मुगल आए, चंगेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ये अंग्रेज आए, जितने सब आए ये सब लुटेरे थे। और ये हमारे देश को लूटने क्यों आए थे? क्योंकि हमारा देश समृद्ध था और हमारे पास समृद्धि के आधार कोई था तो गाय, गांव, किसान और खेती थी, जिनके कारण हम दुनिया में सबसे समृद्ध देश थे। और आज सबसे बड़ा संकट बढ़ रहा है कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारी आबादी थी 34 करोड़।
भाइयों कितनी आबादी थी जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में? जोर से बोलिए कितनी थी? और आज आबादी कितनी है? 141 करोड़। 34 करोड़ से 141 करोड़ आबादी, 107 करोड़ आबादी इस देश की बढ़ गई है। और बताइए खेती का रकबा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? खेती का रकबा कम हो रहा है। प्रतिदिन खेती की जमीन पर रोड बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं, और हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा किसानों की जमीन को बिकवा कर खेती की जमीन कम हो रही। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट है वो भोजन का संकट है। किसका संकट है? भोजन का संकट। आने वाले समय में 25 साल बाद 30 साल बाद जो गति चल रही है, इस गति को रोकना है। और वो रोकना यह है कि अब हमारे विकास का आधार चलें, हम कहेंगे चलें, आप कहोगे गांव की ओर चलें, तो हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गाय की ओर चलें। और हम तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, समझ लीजिए, और वो है हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे खेत की ओर चलें। और चौथा है चलें, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चलें। खेत ही समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है खेत। तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर किसान, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़ खेत पर, और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़ मेड़ पर, और हम कहेंगे 33 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 33 फुट पर, और हम कहेंगे गौवंश, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस, जहां गोबर और कचरा। मेरे भाइयों और बहनों, आज गोबर गैस संयंत्र की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि जहां गोबर और कचरा वहां बायोगैस। बायोगैस वो चीज है, पहले लोहे के ड्रिप बनते थे केवीआईसी मॉडल, सीमेंट के बनते थे दीनबंधु मॉडल, लेकिन आजकल रबड़ के बायोगैस आ गए। झांसी में हम एक गांव है पलीदा, जिसको हम पूरे गांव को बायोगैस विलेज बना रहे। अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। 10 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए, 25 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए। जो घास फूस कचरा, सब्जी मंडी फल मंडी का कचरा है, उसको चटनी बना के डाल दीजिए, आपकी गैस बनेगी, उससे भोजन बनेगा। और जो खाद निकलेगी वो गोबर से 5 गुना ज्यादा अच्छा खाद होगा। तो हमें 1-1 ग्राम गोबर, 1-1 ग्राम गौमूत्र, 1-1 ग्राम कचरे का प्रबंधन करना है। दुनिया के सामने कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं, केवल किसान को, केवल हिंदुस्तान को, केवल हमारे गांव को गोबर, हम कहेंगे गोबर, आप कहेंगे जलने नहीं देंगे गोबर, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस संयंत्र। जहां गोबर और कचरा, बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत का आधार है वो है भारत का किसान। किसान की समृद्धि होगी तो भारत समृद्ध होगा। किसान की समृद्धि आधार है खेत, खेत की समृद्धि का आधार है गाय। गाय का गौमूत्र, गोबर और कचरे को हम खेत में ले जाएंगे तो हम अपने मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु और देसी केंचुआ को बढ़ाने का काम करेंगे। खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसका उपाय है गाय। तो मैंने आपसे कहा किसान खेत पर, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, खेत पर हाँ गौवंश रहेगा, और गौमूत्र बहने नहीं देंगे, गोबर का कलेक्शन करेंगे, पक्का कटल शेड बनाएंगे, और पक्का कटल शेड पीछे नाली से जाके हौदी में इकट्ठा हो जाएगा गौमूत्र। आपने गौमूत्र को खेत में डाला और गोबर गैस की स्लरी को डाला, जब खेत में जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाला अन्न, फल, सब्जियां बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करेगा। यदि आपने खेतों में डीएपी, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाला तो उससे पैदा होने वाला अन्न, फल, सब्जियां जहरीली होगी, घर घर में कैंसर बढ़ेगा, घर घर में डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और कैंसर से भी बड़ी बीमारी है वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, जो तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे ऋषियों ने कहा था शादी बाद में करो, गाय पहले दो, कन्यादान बाद में, गौदान पहले। गौ जाएगी किसान के घर, ससुराल में लड़की के यहाँ गाय जाएगी, दमाद और लड़की गाय का दूध पिएंगे, मूत्र गोबर खेत में जाएगा, जहर मुक्त अन्न पैदा होगा। तो आने वाले समय में दूध, घी, दही, जहर मुक्त अन्न, फल, सब्जियां खाकर हमारी बिटिया को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान, भगवान कृष्ण की तरह संतान पैदा होगी। तो आज हमारी आवश्यकता है कि हर घर में गाय हो, दूध का सेवन करें, और जिन लड़कियों की शादी होती है हमें तय करना है कि हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो गाय का दूध, घी, दही पिएं। और यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में 2 किलो देसी गाय का घी रखा है? जरा हाथ खड़ा करो जिनके घर में 2 किलो देसी गाय का घी है। चलिए भाई, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया क्योंकि यहाँ गौ सेवा में लगे लोग आए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए हमारे एक ऋषि हुए,
उनका नाम था चारवाक। उन्होंने कहा यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण जो है कार के लिए मत लो, मकान के लिए मत लो, लेकिन यदि घी लेने के लिए ऋण लेना पड़ा तो ले सकते हो। तो सब लोग गाय का दूध घी दही पिए, बच्चों को ज्ञानवान बुद्धिमान वीरवान बनाए, और आने वाले 2047 में भारत में ज्ञानवान बुद्धिमान वीरवान संतानों के कारण विकसित भारत 2047 दुनिया का आने वाले 22 सालों में हमें भारत को दुनिया का सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और उसका आधार है गाय। इसलिए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें देश के अनेक राज्यों के लोग आए हैं। हम चाहते हैं, मैं आयोजकों को आमंत्रित करता हूं और कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह का गो महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में आयोजन करने के लिए जितने लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, सब तैयार हैं कि नहीं है भाई? तैयार हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। अगला गौ महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। हमारे पूज्य स्वामी विमर्शानंद महाराज जी आपका मार्गदर्शन मिलेगा, और आदरणीय रमाकांत जी भाई साहब एक बार खड़े हो जाइए, पीछे जरा मुंह करिए, भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए, रमाकांत जी के लिए। ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आज हम लोग यहाँ संकल्प लेकर जाएंगे कि अगला यहाँ जो गौ महाकुंभ होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। आयोजकों से मेरा निवेदन है कि यहाँ के जो आपके पास अनुभव आए हैं उनको हम लोगों के साथ साझा करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, और दुनिया में गौ के लिए जानने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो कौन है? उनका नाम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। तो हम कहेंगे योगी मोदी इन दोनों के कुशल नेतृत्व में गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौवंश के संरक्षण संवर्धन का काम हो रहा है। पूर्व वक्ता हमारे आदरणीय राजेंद्र अथवाल जी ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है कि इन्होंने 5 बैलों की जो स्कीम बताई है, मैं चाहूंगा राजेंद्र अथवाल जी आपकी इस स्कीम को हम उत्तर प्रदेश सरकार में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। और राजस्थान के इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा परिवार जन हमारे गौ सेवा आयोग का यहाँ जल्दी गठन हो राजस्थान में, जिससे हमारे गौ सेवा आयोग का भी परिवार बढ़ेगा। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए, मैं भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ राजस्थान में भी गौ सेवा आयोग का जल्दी गठन हो और जल्दी अध्यक्ष उनकी टीम बने। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत माता की, गौ माता की। हम कहेंगे गाय बचेगी, आप कहेंगे किसान बचेगा। गाय बचेगी, हम कहेंगे किसान बचेगा, आप कहेंगे गांव बचेगा। किसान बचेगा, हम कहेंगे गांव बचेगा, आप कहेंगे देश बचेगा। गांव बचेगा। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम बिहारी जी। आपने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, उनकी गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से वे जिस पीठ से आते हैं उसका नाम ही गोरक्ष पीठ है, लेकिन हमारे लिए भी ये गर्व का विषय है कि आपके वहाँ जो राज्य के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वे गोरक्ष पीठ से आते हैं, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी गोवर्धन के भक्त हैं, वे भी गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले हैं। इसलिए ये तालमेल, ये अद्भुत सामंजस्य है निश्चित रूप से राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। हमारे मध्य में बीकानेर शिवबाड़ी से परम पूज्य विमर्शानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैं कहूं कि राजनीति जिनकी पहचान नहीं, जिनकी पहचान गौ सेवा से होती है, ऐसे आदरणीय श्रीमान रवि जी नैयर भी हमारे मध्य में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे अनेक गौ सेवक, गौ भक्त हमारे इस सभागार में विराजमान हैं। सबका नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप सभी का हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम मंच के साथ साथ सभी गौ भक्तों का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जयपुर की जिला प्रमुख श्रीमती रमा जी चोपड़ा से आग्रह करूंगा, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती रमा जी चोपड़ा। आज जो महाकुंभ जयपुर में हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य पर मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र जी अटवाल उत्तराखंड से पधारे हैं, तो एक बार राजस्थान में भी इनका स्वागत होना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उन्हीं के साथ श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत, अभिनंदन करिए। श्री नवरंग जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो पधारे हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान सुरेंद्र जी अवाना जी गोपालक रत्न अवार्डी, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। और एक बार जोरदार इस टीम के लिए जिन्होंने एक
इतना बड़ा महाकुंभ किया और हर जगह से पधारे और हमें भी इनवाइट किया और हम यहाँ पधारे, तो उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। और एक बार जोर से भारत माँ का नारा लगाते हैं, भारत माता की, गौ माता की। और अभी किसानों की बात हो रही थी तो जय जवान। आज अपन बात कर रहे हैं गौ माता की और अभी काफ़ी अच्छी बातें अपन को सुनने को मिली कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम जानते हैं कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम माता के रूप में गौ माता को मानते हैं और उनके प्रकार भी 5 प्रकार से हैं। माँ को कहीं भी माँ का नाम आता है तो वो पूजनीय होती हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत माँ का नारा लगाते हैं, तो भारत माता है जो हमारे माँ है और अपने पूरे ब्रह्मांड में अपन निवास करते हैं। उन्हीं के साथ हमें जन्म देने वाली मातृ शक्ति होती है, वो भी एक माँ के रूप में है। उसके बाद जब बच्चा पैदल चलता है तो धरती माता पे पांव रखता है, वो पूजनीय है हमारी धरती माता। और उसके बाद जब वो दूध पी के बड़ा होता है तो वो होती है गौ माता। तो गौ माता भी हमारे माता की तरह ही पूजनीय है। उन्हीं के साथ जो है गंगा मैया, जिसमें बाद में सबको लीन होना होता है, तो वो होती है गंगा मैया। तो माँ के प्रकार ही ऐसे होते हैं, माँ पूजनीय होती है। क्योंकि अभी बात चल रही थी किसानों के लिए, तो किसानों के घरों में गौ माता हमेशा रही है और ये उद्देश्य भी यही है इस कुंभ का कि हर गांव, हर ढाणी तक और हर जिले, हर गांव तक ये पहुंचे कि हर घर में गाय गौ माता हो। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अभी बात कर रहे थे हर जगह अनुदान, तो जब से हमारी सरकार आई है आदरणीय राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी गौ पालकों के लिए, गौशालों के लिए भी अनुदान बढ़ाया है। जब से सरकार आई है उन्होंने भी ये सोचा है कि गौ सबसे बड़ी है और गौ माता का ही ध्यान हर जगह रखा जाए। उन्होंने भी आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने भी मातृ शक्ति गौ माता का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी है। और आज ये कुंभ रखा गया, इस कुंभ में भी अपना इनका उद्देश्य भी यही है कि गौ माता को हर जगह पूजनीय, हर जगह हर घर में रहे। क्योंकि अपन जानते हैं पहले क्या है, कन्या के फेरे होते थे तो गौदान सबसे पहले दान होता था, उसके ससुराल में गौ दी जाती थी। क्योंकि वो परंपरा, रीति रिवाज किसी ऐसे ही नहीं रखे जाते थे, उनके उद्देश्य होते थे। तो उस उद्देश्य के लेकर अपन को चलना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि हम सबको इस गौ सेवा के लिए, गौदान के लिए गौ प्रेरित करें। हर गांव और हर ढाणी तक गाँव में, घरों में, किसानों में गाय को रखना जरूरी है। क्योंकि गाय आज दूध देने तक ही सीमित नहीं है। अभी बता रहे थे कि गौ सेवा से गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन से हमारे जयपुर जिले में भी त्रिवेणी धाम में गौशाला के अंदर एक बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट बना और उसे वहाँ श्रद्धालुओं के लिए गैस उपलब्ध की जाती है। वहाँ पूजा पाठ जो भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं वो गैस को काम में लेते हैं। तो आज गाय का सेवा करना, सेवा के साथ साथ किसान उनसे अनुदान भी ले सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में भी, क्योंकि बैलों से खेती पहले हुआ करती थी, बैलों से अब खेती धीरे धीरे बंद हुई, तो अब उन्होंने अनुदान देकर कि बैल से जो भी किसान खेती करेगा उनको भी पैसे दिए जाएंगे। 25,000 के माध्यम से उनको सहायता दी जाएगी। तो अनेकों ऐसे किसानों के लिए सहायता भी सरकार से मिलती है। और हम सबका भी, जरूरी नहीं है, हम सबको भी कहीं भी गाय ऐसे मिले उसकी सेवा करनी चाहिए। गाय से बड़ा कोई दान नहीं और गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अपन कहते हैं सेवा करना और दान करना उसका कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं अपने आत्मा से अगर सोचें तो उसका पुण्य हमें मिलता रहता है। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रमा चोपड़ा जी। निश्चित रूप से जयपुर में यह गौ महाकुंभ हो रहा है और जैसे अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की तैयारियां हैं, तो ये एक अलख जगी है भगवान गोविंद देव जी की इस धरती से। और निश्चित रूप से ये अलख जो है वो पूरे देश भर में इसका प्रभाव जाने वाला है। हम सब भी अपने अपने स्तर पर जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं,
क्योंकि ये एक विचार है और विचार जो है वो जितना अधिक उसका प्रसार हो, विचार का जितना अधिक प्रचार हो, प्रसार हो, वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना को। आप राजस्थान के प्रथम गौपालन रत्न अवार्डी हैं और जयपुर से कुछ ही दूरी पर बिचूर्ण में आप प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौपालन का जो कार्य है वो न केवल स्वावलंबी रूप से अपितु उसको आर्थिक रूप से भी कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। ऐसे सफल प्रयोग करने वाले श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना को मैं आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ। इस समारोह में उत्तराखंड प्रदेश के गो आयोग के चेयरमैन सम्माननीय, साथ में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन औरंग जी भाई साहब, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख महोदय, परम सम्मानीय बीकानेर आदरणीय स्वामी जी के सादर चरणों में नमन, सभी देवी और सज्जनों। गौ सेवा, गाय को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर अच्छे प्रयास कर रही है। उत्तराखंड और यूपी में भी जैसा बताया कि उत्तराखंड में तो 80 रुपये पर दिन प्रति व्यक्ति प्रति गाय अनुदान दिया जा रहा है। सब जगह अपने अपने तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं। मैं गौ सेवा और गाय को बचाने के लिए क्या प्रयास पिछले 9 साल से किए हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बिचूर्ण के अंदर 55 एकड़ 85 बीघा के अंदर पूरी जैविक खेती हो रही है, जो सिर्फ देसी गोमाता के कारण हो रही है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, IFS मॉडल का फार्म है पूरा। सब तरह के फल हैं, बहुवर्षीय चारा है, पशुधन है और 20 हमारा जो राज्य पशु है रेगिस्तान का जहाज वो भी उस फार्म पे हैं। और जो भी वहाँ उत्पाद पैदा होता है, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, उस सब का प्रसंस्करण वहाँ किया जाता है, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है। जयपुर में 1500 परिवारों का मैं फैमिली फार्मर हूँ, यानी उनकी डिमांड से कि उनको दूध के बाई प्रोडक्ट चाहिए, फल चाहिए, सब्जी, अनाज जो भी चाहिए मोबाइल पे बताते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि घर पे पहुंचाने के। तो ये भी एक तरह से गौ माता के माध्यम से लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें, उत्पाद पैदा करके देना, उनका स्वास्थ्य सुधारना, गौ माता के माध्यम से ये सब हो रहा है। किसान भाई मेरे साथ फार्म पे आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपना दूध, फल, सब्जी, अनाज मंडी या कहीं डेयरी में देंगे तो उससे आपकी इनकम डबल नहीं हो सकती। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए। किसान खुद अपने उत्पाद को प्रसंस्करण करके बेचेगा, कीमत वो लगाएगा, तब उसकी इनकम 2 से 4 गुना होगी। दूसरी इनकम कैसे बढ़ेगी? गोमाता के माध्यम से वो जैविक खेती करेगा, उसके गोबर से जैविक खाद बनाकर खेती करेगा, गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बनाकर उसका स्प्रे करेगा, तो किसान की लागत कम आएगी। आप देखिए हमारे जो 5 मोटे मोटे खर्चे होते हैं वो हमारे फार्म पर लगभग 50% की बचत है। चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, पानी हो, बिजली हो, एक मजदूरी ज़रूर थोड़ी सवाई डेढ़ी लगती है, बाकी सब की बचत हो रही है और उसी से किसान की इनकम डबल होगी। 2 गाय से 12 दिसंबर 16 को शुरुआत की थी।
गिर नस्ल की गाय। गुजरात में डॉक्टर लाल सिंह जी और हम पूरे में देखा, वहाँ थोड़ा नाम होने के कारण नस्ल अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वहाँ महंगी थी। तो हमने दूदू और किशनगढ़ तहसील से 50-60 हज़ार में 10 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर वाली गाय खरीदी। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 18 में उन्होंने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी। और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि अभी अभी हमें सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराया राजस्थान में मात्र 80 रुपये में। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सॉर्टेड सीमन 19 में हमारे फार्म पर एक कंपनी का 1050 का और दूसरी कंपनी का 1200 सीमन यूज कर रहे थे, और करते करते आज 350 बछिया और लगभग 50 बछड़े उस सॉर्टेड सीमन से हुए। बछड़ों हमने जो 14 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर वाली थी, वो गांव के अंदर निःशुल्क हमारी तहसील के आसपास जो भी किसान हैं उनके गांवों में छोड़ने को लिए दिए। लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत खर्चा भी हुआ है, तो जो 20 लीटर, 22 लीटर वाली थे, उनके जो बछड़े हुए वो हमने 51,000, 1 लाख तक बेचे हैं। जो पशुपालक 10 गाय, 20 गाय रखते हैं वो खरीद के ले गए हैं। जहाँ ज़रूरत थी गांव में वहाँ निःशुल्क दिए, बाकी जो पैसे दे सकते थे वहाँ हमने सेल किए। 350 जो बछिया हुई, अब वो उनमें लगभग 100 के करीब पैलूण और 15-20 के करीब दूजूण गाय बन गई। वो जो सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा हुई, 10 लीटर वाली गाय के जो सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा हुई, वो 15 लीटर तक दूध दे रही है। और नस्ल में जो हमारी रैंडी थी, जो 50,000 में बिकती थी 10 लीटर वाली, वो गुजरात में अगर नस्ल थोड़ी ठीक है तो वो 1.5 से 2 लाख में गुजरात में मिल रही है। तो किसान साथियों से मैं यही कहता हूँ कि सॉर्टेड सीमन के हमारे फार्म पर 3 फायदे हो रहे हैं मोटे मोटे, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले बताया था, हमारे पशुपालन मंत्री जी को भी बताया तीनों फायदे, और उसके बाद समझ में आई और आज हमें 80 रुपये में मिल रहा है। 3 फायदे ये सॉर्टेड सीमन के। नंबर 1, दूध का उत्पादन, जो बछिया पैदा होगी अपनी माँ से 4, 5, 6 लीटर तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 2, वो जो प्योर नहीं है, ब्रीड वाइज, और 50-50 हज़ार में बिक रही है, वो नस्ल सुधरेगी सेकंड में ही, और वो 1 लाख तक बिकेगी नस्ल सुधरने के कारण और 15 लीटर दूध के कारण, 1 से 1.25 लाख तक। और नंबर 3, 90% बछिया ही पैदा होंगी, 10% नंदी महाराज होंगे। तो किसी किसान की अगर 10 गाय ब्याती हैं, 5 बछड़े और 5 बछड़ी, और हमारे यहाँ 9 बछड़ी और 1 बछड़ा होता है, तो उस किसान की 2.5 साल में, 3 साल में 5 गाय बनेंगी, वो सेल करेंगे तो उससे इनकम होगी। हमारे यहाँ 9 गाय बनेंगी और वो 1.5 लाख के लगभग बिकेगी। तो इससे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। गोमाता अगर ये जो गाँव में छोड़ते हैं किसान हमारे, वो कौन सी गाय को छोड़ते हैं? 2 लीटर, 4 लीटर वाली सुबह दूध निकालेंगे, गांव में छोड़ देंगे, शाम को वापस आएगी, फिर दूध निकालेंगे, रात में यहाँ रहती है तो बांध लेंगे, सुबह दूध निकाल के फिर छोड़ देंगे। अगर हर गौ माता 10 लीटर प्लस दूध देगी, कोई किसान उसको गांव में नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है, सरकार हर तरह से सेवा कर रही है गौ माता की, लेकिन ये भी एक तरीका है जो हमारे फार्म पे अपनाया जा रहा है कि हर गौ माता को 10-12 लीटर वाली बना दो। कोई भी किसान उसको रोड पे नहीं छोड़ेगा, बांध के रखेगा, क्योंकि उसको इनकम गौमूत्र और गोबर के अलावा 4 से 5 गुना तक जो दूसरी गाय है उनसे किसान की इनकम बढ़ेगी, तो वो उसकी देखभाल और ढंग से करेगा। तो इस तरह से ये एक भी तरीका है गौ माता को बचाने के लिए। और इससे दूध के उत्पादन जो लोगों को ऑर्गेनिक खिला के दोगे, उससे जो स्वास्थ्य सुधरेगा, वो अलग फ़ायदा है। इसके अलावा देसी गाय के गोबर गौमूत्र से जो जैविक खेती हम कर रहे हैं, उसमें पानी की बचत आदि है। जो आप कोई फार्म पे आएंगे तो देखेंगे कि पूरी बंजर भूमि थी वो 9 साल पहले,
आदि में बजरी थी क्योंकि पहाड़ के पास में है, और आदि में रेतीला टीला था। ये देसी गौ माता का कमाल है कि वो धरती माँ को उसने बचाया है। आप मई जून में भी हमारे फार्म पे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उत्तराखंड या हिमाचल में आ गए हैं, इतनी हरियाली मिलेगी आपको। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि संतुलित आहार जो है हमारी गौ माता को नहीं मिल रहा है। सरकार जो 50 रुपये दे रही है उसमें संतुलित आहार नहीं मिल सकता। उसके लिए मैंने जो भी किसान भाई आते हैं उनको कहता हूं कि जो भी 2 बीघा हो या 100 बीघा हो, मेड़ के ऊपर पेड़ लगा दो आप, और वो बहुवर्षीय चारे के पेड़ लगाओ जिसकी उम्र 5 साल से 150 साल तक है। जैसे नेपियर है या 3 साल वाला रंज का है, उनकी उम्र कम है। और एक पिलकन है, पीपल की वैरायटी, बॉटनिकल नेम पोकल है, वो पीपल की वैरायटी है। IGFRI झांसी ने मुझे 2 बार सम्मानित किया। वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बहुत अच्छा हरा चारा है गौ माता के लिए, इसकी अपन कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। उसकी उम्र 150 साल है। मैंने 350 पेड़ लगा दिए पिलकन के, और मेरा पोता का पोता भी उसको छांग छांग के गौ माता को हरा चारा खिलाएगा। संतुलित आहार, अभी किसान क्या कर रहे हैं, खेत में हरा चारा खूब है, खरपतवार या खुले में चरा रहे हैं, तो अभी हरा ही हरा मिल रहा है, तो आप देखिए उसका गौ माता का गोबर पतला मिलेगा, यानी वो पूरा गुण नहीं कर रहा उसके। और जब फरवरी मार्च में हम गेहूं निकाल लेंगे तो फिर सूखा तूड़ा ही तूड़ा खिलाएंगे, वो संतुलित आहार नहीं है। वैज्ञानिक वेटनरी साइंस के ये कहते हैं कि 50% लगभग हरा हो और 50% सूखा हो। सूखा भी बहुत ज़रूरी है, कि जुगाली करने वाले पशु है उसको सूखा चारा भी बहुत ज़रूरी है। वो अगर बैलेंस, अगर इन दिनों में हरा है तो आप 30% तो खिलाओ, तब वो पूरा गुण करेगा। गौ माता स्वस्थ भी रहेगी, उसका गोबर भी अच्छा आएगा और दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुवर्षीय चारे के अंदर मैं आपको बताऊं, नीम, गंवारपाठा और सैंजना, तीनों औषधीय पौधे हैं, आप सब जानते हो। ये गौ माता को अगर खिलाओगे तो वो स्वस्थ भी रहेगी और दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा औषधीय गुण है, वैद्य जी बैठे होंगे कई जानते हैं, सैंजना मोरिंगा जो डोमेस्टिक पेड़ है उसमें सबसे ज़्यादा औषधीय गुण है। उसकी फूल, फली, पत्ती, जड़, तना, छिलका और गोंद, 7 चीज़ें हैं, सातों की सातों में कुछ न कुछ औषधीय गुण है। अगर आप सैंजने के पत्ते, फली, फूल गौ माता को खिलाएंगे, सबसे ज़्यादा दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी होती है, और जब पशुपालक की गाय में कैल्शियम की कमी होती है तो वो अंग्रेजी दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, पीने की दवाई देता है, और वो उसकी दूध की गुणवत्ता भी खराब होती है। और जो एलोपैथी हमारे नुकसान करती है वैसे ही गौ माता को भी नुकसान करती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो गौ माता पालते हैं, एक तो सैंजना खिलाना शुरू कर दो, चाहे पाव भर खिलाओ, आधा किलो पत्ते खिलाओ, उससे उसको कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा, जो पानी का आपके खेड़ी बोलते हो या जो भी बोलते हो, उसको कली से पोत लो और उसमें 1 कड़ी की डली उसमें डाल दो। कभी भी ये 2 काम कर लोगे, आपकी गौ माता में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और गंवारपाठा, सैंजना और नीम खिलाओगे तो दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। कल यहाँ वीसी साहब जोधपुर वाले बैठे थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके जो पीजी कर रहे हैं बच्चे आयुर्वेद में, हमारे फार्म पे 5-7 बच्चों को भेज दो, मैं उनको रहने की और खाने की व्यवस्था करूँगा। और वो रिसर्च करें कि एक गौ माता को सिर्फ गंवारपाठा खिलाएं, एक को सिर्फ सैंजना खिलाएं, एक को सिर्फ नीम खिलाएं और एक को तीनों चीज़ खिलाएं। और वो बच्चे स्टूडेंट रिसर्च करें कि किसको क्या खिलाने से उसके दूध में कौन से औषधीय गुण बढ़े हैं, किस किस डिजीज बीमारी में वो दूध ठीक रहेगा। इस पे बच्चे रिसर्च करके बताएं। मैं किसी को कहूँगा, मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। वीसी साहब सहमत हुए इस पे, तो उससे वो दूध और दही और घी और छाछ अपन सेवन करेंगे। मेरा मानना ये अभी तक है 9 साल के अनुभव से कि कई बीमारियों के अंदर वो फायदा करेगा। अपन गंवारपाठे की सब्जी नहीं खाते, जूस पी नहीं पाते, गौ माता को खिलाओ,
डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपके असर आएगा। नीम के दातुन हम करते नहीं, नीम की कोंपल खाते नहीं है, गौ माता को खिलाओ, दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से आपके आएगा। और इसी तरह से मोरिंगा सेंजना, तो ये चीज़ें गौ माता को खिलाओ। और ये पेड़ ऐसे हैं 12 महीने तक आपको हरा चारा मिलेगा, कभी भी हरे चारे की कमी नहीं रहेगी। हमारे फार्म पर मेड़ पर और बीच में 25 तरह का बहुवर्षीय चारा लगा रखा है और 2000 किलो डेली कटता है हरा चारा, 450 गौ माता को पर्याप्त है। तो इसलिए जो भी यहाँ साथी बैठे हैं किसानों के, आप सब टच में हो, किसान नहीं हो तो उनको ये बताइए, जहाँ से आपके दूध आता है उनको बताइए कि मेरे जयपुर के जो किसान मेरे फार्म पर आते हैं, प्रमुख महोदय मैं बताऊंगा, आप भी पूछना कि जयपुर के खेतों में सेंजणे के पेड़ ही नहीं है। कुछ किसान तो ये कहते हैं सेंजणों कहीं हो वैसे। पूरे जयपुर जिले में चोमू तहसील में सेंजणे ज़्यादा हैं, बाकी कई किसानों के नहीं है। अब थोड़ा वो लगाना शुरू कर रहे हैं। और आपके फार्म पे 12,000 सेंजणे के पेड़ हैं अकेले एक फार्म पर, और जयपुर जिले में भी 12,000 लगभग। ये काम किसानों को अब करना पड़ेगा। नीम मेड़ पे पूरे लगा दो। इतने फायदे हैं गौ माता के नीम खिलाने से। एक तो वेटनरी साइंस कहती है कि साल में 2 बार कीड़े मारने की दवाई दो। अगर कोई किसान गौ माता को नीम के पत्ते खिलाता है और कीड़े मारने की दवाई भूल गया, ऑटोमेटिक उसकी डीवर्मिंग हो जाएगी। नीम की कोंपल खाने से हमारा खून स्वस्थ होता है, साफ होता है, गौ माता भी होता है। मेरी गाय कमज़ोर मिल सकती है लेकिन शाइनिंग देखोगे ना आप, बिल्कुल ऐसे मिलेगी मक्खी भी नहीं बैठ सकती। वो सिर्फ नीम का कारण है। तीसरा, जूं चीचड़ नहीं लगेंगी। जिस गौ माता को नीम के पत्ते खिलाओगे जूं चीचड़ नहीं लगेंगी। तीसरा, दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। आपके किसी के गौ माता है, शाम को नीम के 2 किलो पत्ते खिला दो, सुबह दूध में कड़वाहट आएगी। जैसे आप गौ माता ब्याती है, मेथी खिलाते हैं, थोड़ी सी मेथी ज़्यादा हुई, खुशबू आएगी दूध में। वैसे ही ज़्यादा नीम खिला दोगे तो दूध में कड़वाहट आएगी। दूसरे को सेल करोगे, वो कहेगा आज बेईमानी की है, दूध में कुछ मिलाया है। मिलाया नहीं है, थोड़ा नीम ज़्यादा खिला दिया। तो इस तरह से ये 4-5 फायदे नीम के हैं। उसके अलावा किसानों को अगर जैसे आपके फार्म पर 5,000 नीम के पेड़ हैं, एक पूरा 5 साल का नीम है, वो 200 किलो लगभग पत्ते देता है। उसको छांगेंगे तो हमें 200 किलो ही डालते हैं 2000 में किलो हरा चारा कटता उसमें। तो साल में चाहिए 365 नीम, हमने लगा दिए 5,000। बाकी की निमोली इकट्ठी करेंगे, उसका नीम ऑयल निकालेंगे जो जैविक खेती काम आएगा, ज़्यादा होगा सेल भी करेंगे। और निमोली की जो खली बचेगी उसको जो नए बगीचे लगा रहे हो जहाँ दीमक है उसमें डाल दो, 3 महीने तक उसके पास दीमक नहीं आएगी। और अभी हिमालय ड्रग्स वाले भी मेरे फार्म पे आए थे कि आप नीम के पत्ते और निमोली जितनी हो आपके यहाँ, आंवला गंवारपाठा हमें दे दो। मैंने कहा पहले गौ माता को खिलाएंगे, उसके बाद बचेगी तो आपको देंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ। और पर्यावरण के कितने फ़ायदे हैं ये पेड़ लगाने से, वो तो अनगिनत फ़ायदे हैं। और मेड़ के ऊपर लगाओगे तो ठंडी गर्म हवा भी आपके फसलों को बचाएगी। इस तरह से सभी से निवेदन है कि कम से कम जितना अपना से अच्छा नंदी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल नंदी अब गांव में रहे नहीं, तो सॉर्टेड सीमन को अपनाओ। हमारी राजस्थान सरकार अब दे रही है, हर पशु चिकित्सालय में मिल रहा है। और दूसरा, बहुवर्षीय चारे के पौधे अपनी मेड़ पे भी लगाओ, बीच में भी लगाओ, तो उससे पर्यावरण का भी फायदा होगा। मैंने 200 पेड़ों के छोटे छोटे जंगल बचा रखे हैं। आप वंडर करोगे, उसमें एक ट्यूबवेल जिसमें पानी नहीं था, 3 साल से पेड़ों की वजह से वो पानी बह के नहीं जाता है, ज़मीन में जा रहा है। और उस ट्यूबवेल में पानी भी रिचार्ज हो गया। और 4.5 करोड़ लीटर वर्षा जल ऐसे सेड हैं गायों के, उसकी एक बूंद भी खेत से बाहर नहीं जाती है, और बाहर से खेत में आती है उसको भी पौंड के माध्यम से इकट्ठा करता हूँ। और उससे अमृत है वो, उसमें फसल अच्छी होती है, सब्जी अच्छी होती है। सिर्फ एक ट्यूबवेल है जिसका एक टंकी के अंदर डाल के गौ माता को पानी पिलाते हैं, उसमें फिटकड़ी और कड़ी भी डालते हैं। तो इस तरह से 9 नेशनल अवार्ड मिले हैं नवाचारों के लिए, पानी बचाने के लिए, बहुवर्षीय चारे के लिए, जैविक खेती करने के लिए, सॉर्टेड सीमन से 350 बछिया, ये सब नवाचार है। और गोपाल रतन जो बताया था, राजस्थान को अभी तक एक ही मिला है 21 में आपके फार्म को।
उसके बाद अगर आपके भी संपर्क में है तो 15 तारीख लास्ट डेट है। कोई किसान भाई 10-20 गाय रखता है तो ये 15 तारीख लास्ट डेट है। गोपाल रत्न अवार्ड का फार्म भरवा सकते हो, ऑनलाइन है भारत सरकार के पोर्टल पे, पशुपधन के पे, और 5 लाख रुपए पुरस्कार है उसमें। ये भी सबसे बड़ी बात है। तो किसान पशुपालक को गायों के लिए 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज है, सेकंड 3 है और थर्ड 2 लाख रुपए। तो ये भी निवेदन है कि 15 तारीख को आप मदद कर सकते हो, जो आपके आसपास जो भी पशुपालक हैं उनका ये फार्म भरवा दीजिए। आयोजकों ने, मैं पिछले 3 दिन से मेरी स्टॉल भी है। कल एक एग्रीकल्चर के बहुत बड़े अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर मेरी स्टॉल पे आए। मैंने कहा सरकार सारा तंत्र जोक देती है और उसके बाद भी गाड़ियों से किसानों को लाती है, उसके बाद भी इतनी भीड़ नहीं आती जितने ये 4-5 लोगों की हमारी कमेटी ने प्रयास किया और प्रचार प्रसार किया। आप लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हो, ये आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और ख़ास तौर से दोनों चेयरमैन साहब जिन्होंने उपस्थित होकर वहाँ के पशुपालकों को भी प्रचार प्रसार में मदद की। आप भी आए और आपके साथ टीम भी आई। मैं वादा करता हूँ कि जब आप करोगे तो आपकी जितनी टीम है उतनी टीम हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आएंगे। अंत में मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र जी अवाना। आपने स्वयं अपने अनुभव भी बताए कि किस प्रकार से गौपालन को स्वावलंबी ही नहीं अपितु लाभकारी बनाया जा सकता है। सनातन परंपरा में जिस पुरुषार्थ चतुष्टयी की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, इनकी साधना यदि किसी के माध्यम से हो सकती है तो निश्चित रूप से वो गोपालन के माध्यम से हो सकती है। और सरल अर्थों में जिसे हम कहें कि गांव के लोग हैं, गांव में कहते हैं सेवा की सेवा और मेवा का मेवा, वो जो बात है वो कहीं चरितार्थ होती है तो वो गो सेवा में, गो पालन में होती है। मुझे ध्यान आता है एक बार एक प्रसंग, देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ भगवती जगदम्बा पार्वती उनसे पूछती हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे प्राणियों को ये जो पुरुषार्थ चतुष्टयी है इसकी साधना बहुत आसान तरीके से हो जाए। हर व्यक्ति विद्वान नहीं होता, तो सरलता से क्या कुछ ऐसा काम हो सकता है। देवाधिदेव महादेव उस समय एक अलग विनोद के माहौल में थे। उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन जानता है, और फिर माँ भगवती पार्वती से कहते हैं कि शायद आप भूल गई हैं कि धरती पर आपने स्वयं ने अपना एक स्वरूप गौ के रूप में भी धारण कर रखा है, और यदि जो भी व्यक्ति इस गौ स्वरूप का पूजन करेगा, पालन करेगा, पोषण करेगा, रक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, वो निश्चित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टयी की साधना में सफल सिद्ध होगा। ये देवाधिदेव महादेव के वचन हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हम जो कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, महालक्ष्मी स्वयं वहां विराजमान है, भगवान धन्वंतरी वहां विराजमान है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहां विराजमान है, तो गावो विश्वस्य मातरः इसीलिए कहा गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में दाना शिवम अस्पताल के निदेशक और शेखावाटी के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने वाली डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी से आप मंच पर पधारें और आप भी अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जी दाना शिवम अस्पताल की निदेशक, भारतीय जनता पार्टी की आप कार्यकर्ता, महिला मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की आप सदस्य रही हैं, और खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शेखावाटी के क्षेत्र में निरंतर आपके माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। सभी को राम राम। हमारे मध्य में मंचासीन श्री राजेंद्र अठवाल जी जो उत्तराखंड से पधारे हैं, श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, श्री नवरंग जी राष्ट्रीय संयोजक, और हमारी प्यारी बहन श्रीमती रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख, और सुरेंद्र जी अवाना
जिन्हें तो मैं समझती हूँ कि जयपुर में बल्कि राजस्थान में देश प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, प्रगतिशील किसान का उन्हें सम्मान मिला है और हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। हम सभी मैं सोचती हूँ कि इन्होंने जितना बताया है, फार्म पे कई बार हमारा जाना हुआ है, बिचून के फार्म पे, तो वहाँ पे जाके जो शांति मिलती है, आध्यात्मिकता के साथ में जो हम एक कनेक्शन फील करते हैं, वो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार है। तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि हम सबको सहपरिवार वहाँ पे जाके देखना भी चाहिए और अपने बच्चों को अगर हम ऐसी जगह लेके जाते हैं तो उनमें ज़रूर हम अच्छे गुणों का समावेश करते हैं जो हमारे देश के भावी अच्छे नागरिक बनेंगे। यहाँ मध्य में हमारे बीच में देश प्रदेश से पधारे हुए प्रगतिशील किसान, गोरक्षक, गोभक्त, सभी जनता जनार्दन, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ जयपुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो कि हमारे देश का प्रथम गोकुंभ है और हम सभी इस क्षण के साक्षी बने हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम ये हमारे बीच में होते हुए इस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम वीरधरा वसुंधरा राजस्थान के माटी के लाल हैं और ये इतना अच्छा जो आयोजन है ये हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश में हो रहा है। राजस्थान में वैसे तो जो सभी जनता है वो बहुत ही जागरूक है और हमारे गोवंश का बहुत ही एक तरीके से सम्मान करते हैं, उनका लालन पोषण में अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उतना देते हैं। और इस तरीके के आयोजन का जब आयोजन होता है, इस तरीके के प्रोग्राम्स का, तो देश विदेश में ज़रूर एक गौ सेवा के लिए, गो भक्ति के लिए एक अलग जलेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह गो आधारित थी, हमारी गो अर्थव्यवस्था थी। तो गौ माता ने हमेशा हमारा भरण पोषण तो किया ही है और साथ ही साथ हमें समृद्ध बनाने में गौ सेवा का, गौ पालन का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे धीरे समयाभाव के कारण या आधुनिकता के कारण हम जो गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करने का काम हमने जब कम किया तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में, आसपास में कई तरह की कुरीतियाँ आने लगी, लोगों के स्वभाव के अंदर भी परिवर्तन आने लगे और जो हमारी खेती है, खेती के ऊपर भी बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है जो हम कृत्रिम खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम गोवंश का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण का भी संरक्षण होता है, जो आजकल के समय की एक बहुत बड़ी मांग है। साथ ही साथ हम जो जैविक खेती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हम जब गौ माता को पालते हैं तो हमारा जो परिवार है साथ में मिलके जब गौ माता की सेवा करता है तो बहुत ही आनंदमयी पल होते हैं और बड़ा ही वहाँ पे सकारात्मकता का संचार होता है। हमारे जो बच्चे हैं अगर वो शुद्ध खाना खाते हैं तो एक बहुत ही मैं कहती हूँ सक्षम पीढ़ी का निर्माण होता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम अच्छा अन्न खाते हैं और हमारे बच्चों में अगर हम अच्छे संस्कार डालते हैं, गौ सेवा का संस्कार डालते हैं, उन्हें शुरू से ही एक अच्छे खान पान की हम आदत डालते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो अभी इस समय में समाज में, देश में, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो एक करुणा भाव की है। अगर हमारा मन शुद्ध हो और हमारे अंदर अगर करुणा भाव हो तो हम सभी आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए, सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे देश का निर्माण करेंगे और हमारी जो दुनिया है वो एक अच्छी दुनिया होगी। तो मैं जो आयोजकों का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करके सभी लोगों के मन में ये अलख जलाई है कि हम अपने अपने घरों में जहाँ तक हो सके गौ का पालन करेंगे,
लेकिन अगर हम किसी भी वजह से गौ पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम गोरक्षा का प्रण तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तो वो सभी ये ही प्रण लेकर जाएंगे कि हम सभी गौरक्षक हैं और हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कहीं पे भी हमें हमारे बाहर सड़कों पे कहीं पे भी गोवंश, गौ माता या नंदी जी जो हैं तो वो हमें इस तरीके से मतलब खुले आम घूमते हुए ना दिखाई दें, उनके लिए शेल्टर हो। और इस दिशा में हमारे जो राजस्थान सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए हम इस मिशन को और आगे बढ़ाएंगे और ये जो अलख जली है, जो ज्योति जली है, तो पूरे देश में हम इसे फैलाएंगे। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी तोमर जी। हमारे मध्य में कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली के संस्थापक श्रीमान नरेश जी शर्मा यहाँ विराजमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीमान जगवीर जी छावा भी हमारे मध्य में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर श्रीमान हर्ष जी मल्होत्रा का एक वीडियो संदेश आया है। लगभग 1.5 मिनट का यह वीडियो संदेश इस गौ महाकुंभ के संदर्भ में आया है। एक बार मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, कृपया वो वीडियो संदेश चलाएं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण। मैं गौ महाकुंभ जो कि जयपुर में 4 दिन का हो रहा है, उनके आयोजकों को, देवरा बाबा गौ सेवा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरा स्वयं आना नहीं हो पा रहा, मैं आना चाहता था, लेकिन क्योंकि गौ माता हमारी आस्था का प्रतीक है, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे देवी देव जो गौ माता से, उनके मल से, उनके मूत्र से दवाइयों का बनना और दूध से जीवनदायिनी दही घी ये सब बनना। और मैं एक बात और भी ये मानता हूँ कि गौ माता हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तो इस तरह का महाकुंभ जो कि जयपुर में आयोजित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके भी, और गौ माता के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक भी है। मैं आयोजकों को पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। गौ महाकुंभ की ओर से भी श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से एक संक्षेप में ये विषय रखा कि गौ हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, और लगभग इस पर पिछले 3 दिन से जिस तरीके से अलग अलग तकनीकी सत्रों में भी बहुत सी बातें आ रही हैं, हम सब उनका लाभ ले ही रहे हैं। हमारे मध्य में वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता श्रीमान विष्णु जी चेतानी यहाँ विराजमान हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मंच पर पधार कर आप भी अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान विष्णु जी चेतानी, लंबे समय तक स्वदेशी जागरण मंच में आपने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी सीकर के आप जिलाध्यक्ष रहे। श्रीमान विष्णु जी चेतानी। इस पंडाल में संत जन विराजमान हैं। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूं शीश झुकाकर। मंच को भी, मंच पे सुधी जन बैठे हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच के सामने भी बहुत सारे विशिष्ट जन और गौ प्रेमी विराजमान हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ बात अपनी तरफ से कहने का प्रयास करता हूं। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था गौ आधारित थी, इस बात को मानते सब है, लेकिन कालांतर में किस कारण से ये सारा का सारा सर्किट टूटा होगा, उसका मुझे लगता है कि विद्वान जनों को अध्ययन और ज्यादा करना चाहिए। बीच में हम आक्रांताओं के हमलों से, क्योंकि भारत एक संपन्न राष्ट्र था तो हर कोई
कभी कोई व्यापार के बहाने से आया होगा, कोई शासन के बहाने से आया होगा, कोई हमला करने के लिए आया होगा। और हमारे पुरखे बहुत विद्वान थे, इसलिए हमारे पुरखों ने उस संकट काल में गाय कैसे बचेगी इस बात को लेकर शायद अर्थव्यवस्था को साइड में रखते हुए, हमारी सारी व्यवस्था को साइड में रखते हुए और हमारी आस्था के साथ में गौ माता को जोड़ा कि गाय हमारी मां है, इसमें सभी देवताओं का निवास है, गाय को दर्शन से पुण्य होता है, गाय में ये है। और हमारे संतों ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। संतों ने समाज जीवन के हर व्यक्ति को इस नाते जागरूक रखा कि वह गाय को मां की दृष्टि से देखे। शायद इसीलिए इस देश में गाय बच पाई। गांव गांव गली गली गौशालाओं का निर्माण हुआ और व्यक्ति, हर हिंदू अपने घर में रोटी बनाते समय भी पहली रोटी गाय के लिए निकालना, हर मां ने यह काम किया। हमारा देश इस मातृशक्ति के आधार पर चलता है। शक्ति के 3 स्वरूप, धन की शक्ति, वैभव की शक्ति, ताकत की शक्ति और ज्ञान की शक्ति, तीनों का प्रतीक हमने मां को माना। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। ऐसे ही हमारे विकास का भी एक ट्रायंगल है। घर की माता गौ माता का पालन करती है और गौ माता इस धरती माता का पोषण करती है।